Hello everyone, this is Anand Sukla and today's topic is pre-independence banking. प्री-इंडिपेंडेंस बैंकिंग जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आज़ादी के पहले की बैंकिंग, ठीक है? यानी कि 1947 के पहले भारत में जो बैंकिंग थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? तो बैंक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होती है, वो काम क्या करती है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होती है, वो आपसे पैसा जमा कराती है, ठीक है? और उस पैसे को लोन्स देती है। यानी कि वो हमको, आपको, किसी और को, किसी बड़े आदमी को, किसी छोटे आदमी को जैसी ज़रूरत हो जिसकी, उसको लोन प्रोवाइड कराती है। ये सब काम वो करती है। और ऐसा वो क्यों करती है? ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के लिए ये सब काम मतलब कि लोन्स देती है, ठीक? तो ये हो गई सिंपल सी बैंकिंग। अगर सरल भाषा में बात करें तो बैंकिंग का मतलब इतना है। लेकिन अगर ठीक ठीक भाषा में बात करें, जो आज की बैंकिंग है वो बदल चुकी है। आज की बैंकिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है? आज की बैंकिंग हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है? आज की बैंकिंग हमें डेबिट कार्ड देती है, ठीक है? डेबिट कार्ड्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें क्रेडिट क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स भी देती है बैंकिंग, ठीक है। बैंक हमें क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, ठीक है। एटीएम कार्ड्स देते हैं, ठीक है। लॉकर्स भी देते हैं, यानी कि अगर आपको सामान रखना हो, कोई अपने घर की कागजात रखने हो या फिर सोना चांदी कुछ भी रखना हो, आपको लॉकर्स देती है बैंक। और उस और आपसे चार्ज लेते हैं इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और आपको और बैंक हमें क्या क्या देती है, और एक चीज़ और देती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी आजकल बैंक हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आजकल की बैंकिंग में जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो आजकल के जो बैंक हैं वो एडवांस्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो एडवांस वर्जन में बात करें तो ये सब चीज़ें भी जुड़ चुकी हैं, ठीक है, बैंक में। तो अब आगे बात करते हैं। तो बैंकिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ओरल भाषा में आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसकी डेफिनीशन मैंने नीचे लिख रखी, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, व्हाट इज़ बैंकिंग, ठीक। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाई। बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एंटाइटीज एंड लैंडिंग द मनी टू अर्न प्रॉफिट। जो बेसिक सी डिफिनीशन है, अ, जो बेसिक सी डिफिनीशन है वो ये हो गई, ठीक। अम, जो बेसिक डिफिनीशन की अगर बात करें तो ये हो गई कि मतलब बैंकिंग हमसे पैसा डिपॉजिट कराती है और उसके पब्लिक को देती है अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन यही चीज़ मैंने ऊपर बताई, बट नाउ द बैंकिंग इज़ नॉट ओनली इंक्लूड डिपॉजिट एंड लोन्स बट आल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक issuance of debit and credit card, providing safe custody of valuable items, lockers, ATM service and online transfer of funds across द कंट्री एंड वर्ल्ड, ठीक। तो एडवांस्ड बैंकिंग ये हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई मतलब कि बैंकिंग की डेफिनेशन पूछेगा, तो आप सीधी सीधी भाषा में आप ये बोल सकते हो, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that perform the banking activity. It accept deposits and lending of funds to earn profit। तो आप सिंपल सी भाषा में ये डेफिनेशन उसको बता सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग की डेफिनेशन छोटी सी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बैंक के बारे में कुछ भी मतलब कि डेफिनेशन पूछ रहा है, कुछ भी मतलब कि बैंक होता क्या है, सबसे पहले यही पूछ ले, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हो, ठीक। तो अब हम चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस बैंकिंग, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले जो बैंकिंग थी उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ बैंक। जो बैंकिंग की हिस्ट्री है इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया इज मद्रास बैंक। तो जो ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया में,
मतलब कि सबसे पहले जो बैंक था, यानी कि जो सबसे पहले बैंक बनाया गया, जो सबसे पुराना बैंक इंडिया में खोला गया, वो हुआ मद्रास बैंक, ठीक। और ये आया था 1683 में, फॉलोड बाय द बैंक ऑफ बॉम्बे। यानी कि इस मद्रास बैंक के बाद कौन सा बैंक आया? अम, इस मद्रास बैंक के बाद आया बैंक ऑफ बॉम्बे। ये आया 1720 में, विच इज़ देन फॉलोड बाय बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि इस बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद आया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में आया इंडिया में, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आप देख ही रहे होंगे, इनके जो जब 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 आए, तो तो उनके सन लिखे हुए हैं। तो ये सब 1947 के पहले आए, ठीक है। अब बात करते हैं, द फर्स्ट बैंक ऑफ जॉइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक। तो जो द फर्स्ट बैंक ऑफ अ जॉइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे, मतलब कि ये पहली लाइन जो है ये समझिए, बैंक ऑफ बॉम्बे, मतलब कि जो जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत पहला बैंक खोला गया, वो खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे। तो मैंने आपको आपको बताया ऊपर कि बैंक ऑफ बॉम्बे जो था वो 1720 में आया था, ठीक है। तो ये पहला बैंक मद्रास बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे। तो जो पहला बैंक खोला गया जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत, वो खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक। लेकिन जॉइंट स्टॉक वैरायटी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जॉइंट स्टॉक वैरायटी क्या होता है? तो ये उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये मैंने लिख रखी है, लेकिन आपको ओरल भाषा में मैं समझा देता हूँ। तो बेसिक बेसिक बात बात मैं समझा देता हूँ, जॉइंट स्टॉक वैरायटी क्या होता है। जॉइंट स्टॉक वैरायटी होता है, मान लीजिए 3 पर्सन है, 1 2 3, 3 बंदे हैं, ठीक। तो पहले बंदे के पास है 2 लाख, ठीक। और इसके पास है 1 लाख, दूसरे बंदे के पास 1 लाख, ठीक। और तीसरे बंदे के पास भी 1 लाख है। तो इनके शेयर कितने हो गए? इनके हो गए 50% शेयर इस कंपनी में, इनके हो गए 25%, इनके हो गए 25%। इन्होंने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक। तो तो इस तरह की जो कंपनी या फर्म होती है जिसमें कई लोगों का पैसा लगा होता है, कई लोग शेयर होल्डर होते हैं, तो इस तरह की फर्म को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक। और इस तरह के बिजनेसेस में क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे बंदे को वो उस कंपनी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो अपने शेयर शेयर बेच के वो निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस इस इसके तहत जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत जो पहला बैंक खोला गया, वो खोला गया बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। स्टेबलाइज्ड इन 1720, ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी बताई, ठीक है। इन बॉम्बे, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बॉम्बे में खोला गया, ठीक है। दिस वॉज फॉलोड बाई द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इस बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद जो सेकंड बैंक था जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कलकत्ता, ठीक है। विच वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1770 बाई एन एजेंसी हाउस, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट स्टॉक वैरायटी क्या होता है और जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन से बैंक खोले गए, ठीक। तो पहला बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे एंड सेकंड बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अब उसके बाद कई बैंक और भी आए, ठीक है। तो जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है। तो उसके बाद आए बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1773। तो ये आए, ये बैंक ऑफ बंगाल और बिहार जो आए, वो आए 1773 में, ठीक। आफ्टर अ प्रपोजल बाई गवर्नर, लेटर गवर्नर जनरल। तो ये जो बैंक ऑफ बंगाल और बिहार आए, ये किसके प्रपोजल से आए? गवर्नर जनरल के प्रपोजल से, वॉरेन हेस्टिंग के प्रपोजल से। लेकिन ये बैंक भी जॉइंट स्टॉक वैरायटी के अंतर्गत ही खोले गए थे, ठीक है। और ये सब देखो, प्रूव्ड टू बी अ शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये सारे बैंक जो थे, मतलब कि ऊपर से नीचे तक के, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड जो भी खुले उस वक्त के सभी बैंक, बहुत
जल्दी ही बंद हो गए और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए मतलब कि। तो मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा दिन चल नहीं पाए ये बैंक। लेकिन उन सब के बाद अब आया बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक जो होता है, तो प्रेसिडेंसी बैंक की पावर क्या होती है। प्रेसिडेंसी बैंक जो था वो मतलब कि उस समय का समझ लीजिए रिजर्व बैंक। ठीक, तो उस समय का रिजर्व बैंक, उस समय का आरबीआई यही था। ठीक, उस समय का आरबीआई समझ लीजिए यही था प्रेसिडेंसी बैंक। और ये किसके किसके अंडर था, ये सरकार के अंडर में था, यानी कि उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंडर में ये प्रेसिडेंसी बैंक था। और ये कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक वॉज द बैंक ऑफ कैलकाटा। ठीक, तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जो था वो था बैंक ऑफ कैलकाटा। और ये खोला गया 1806 में विथ अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, मतलब कि 3 लाख के अंतर्गत। इट वॉज रिनेम्ड बैंक ऑफ बंगाल, मतलब कि इसका बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। और कब कर दिया गया, 1809 में। द बैंक वॉज गिवन पावर टू इशू नोट्स, मतलब वही चीज़ मैंने बताई कि उस समय का आरबीआई यही था। ठीक है, तो इनके पास ये पावर थी कि ये नोट को इशू कर सकते थे, यानी कि उस समय जो भी पैसा रुपया चलता था वो सब ये इशू कर सकते थे। ठीक है, इन 1823। ठीक है, तो इनके पास ये पावर आई। ठीक, दिस वॉज फॉलोड बाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 more प्रेसिडेंसी बैंक, नेमली बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास इन 1843। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता आया। ठीक है, उसके बाद आया, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आया बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक, फर्स्ट बैंक। उसके बाद सरकार ने देखा कि ये वाला बैंक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा इंडिया में। तो इनको ज़रूरत महसूस हुई कि और बैंक हम मतलब कि इंडिया में लाएं, इस तरह के प्रेसिडेंसी बैंक ही और भी इंडिया में लाएं। तो इन्होंने एक और बैंक खोला, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे ये भी प्रेसिडेंसी बैंक था। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा वाला आया बैंक ऑफ मद्रास। ये वाला आया था 1806 में। ठीक है, उसके बाद ये बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में। और उसके बाद आया 1843 में, यानी कि तुरंत देखिए 2 बैंक खुल गए खटाखट। ठीक है, लेकिन अब देखिए इन सब बैंक खुल तो गए, लेकिन ये सब सक्सेसफुल भी बैंक रहे, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे इंडिया में। लेकिन 3 बैंक थे, अलग अलग मैनेज करना दिक्कत हो रही थी सरकार को। तो इन्होंने क्या किया कि द प्रेसिडेंसी बैंक वर अमेलगमेट। द प्रेसिडेंसी बैंक वर अमेलगमेट इनटू अ सिंगल बैंक, यानी कि इन 3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया गया। इन 3 बैंकों को मर्ज कर दिया गया आपस में, जिससे कि मतलब बार बार अलग अलग जगह पर मैनेज करने में दिक्कत ना हो। और इन 3 बैंकों को मिला करके बड़ा बैंक बनाया गया। ठीक है, एमलगमेंट इनटू अ सिंगल बैंक, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसका नाम रखा गया द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन इन 1921। तो 1921 में ये सब काम हो गया। अब इतने दिन चले, लेकिन उसके बाद 1921 में ये चीज़ बदल गई, यानी कि ये तीनों बैंक मिल करके क्या बन गए, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक पीरियड टू द एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सेंट्रल बैंक था। उस वक्त का ये सेंट्रल बैंक था, जैसे आज के वक्त में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से ये मतलब कि सेंट्रल बैंक था। ठीक है, ये प्रेसिडेंसी बैंक जो था उस वक्त का सेंट्रल बैंक था, यानी कि वही चीज़ मैं बता चुका हूँ ऊपर।
आरबीआई, उस समय का आरबीआई प्रेसिडेंसी बैंक था, ठीक। इनके पास ये सब पावर थी, मतलब नोट वोट सब इशू कर सकते थे, और ये मतलब कि उस तरह के, मतलब उस समय के सबसे बड़े बैंकिंग के सेक्टर में सबसे बड़े बाप यही थे, ठीक। लेकिन अब सबसे बड़ी और ख़ास बात निकल कर यहाँ पर ये आती है कि इम्पीरियल बैंक तो था, ठीक है, अब ये चल रहा था, लेकिन आज़ाद हो गया भारत। अब भारत हो गया आज़ाद, ठीक है, आज़ाद हो गया भारत 1947 में। 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन उस वक्त भी ये बैंक बंद नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि आज भी ये बैंक चल रहा है, आपको नहीं पता हो सकता है, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस वक्त तक चल रहा था जब इंडिया आज़ाद हो गया, और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 30 अप्रैल 1995 में बदल कर क्या कर दिया गया, 1995 में बदल कर दिया गया एसबीआई, ठीक। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज़ाद हुआ भारत, और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बंद नहीं हुआ, और अभी भी चल रहा है। आपको तो पता ही होगा, एसबीआई तो जानते होगे यार, एसबीआई के नाम से अभी भी ये चल रहा है इंडिया में, ठीक है। और ये अब ये बात आप समझ गए। अब आगे चलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में। एक चीज़ और है, द प्रेसिडेंसी बैंक इशूड करेंसी नोट्स अंटिल द इनएक्टमेंट ऑफ पेपर करेंसी एक्ट। प्रेसिडेंसी बैंक नोट्स इशू कर सकता था, लेकिन कब तक कर सकता था, कब तक उसने नोट्स इशू किए, उसने नोट्स इशू किए तब तक जब तक ये पेपर करेंसी एक्ट नहीं आया। पेपर करेंसी एक्ट 1861 में आ गया। When this right to issue currency notes by the Presidency Bank was abolished and function was entrusted to the government। यानी कि अब ये जो करेंसी मतलब कि इशू करने वाला पावर था, ये इस एक्ट के बाद किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, ठीक है। तो इस बैंक से ये पावर 1861 में छीन ली गई, ठीक है। अब देखते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक तो हो गए, लेकिन प्रेसिडेंसी बैंक के बाद में आए इंडियन ओन्ड बैंक। यानी कि जो बैंक इंडियन ओन्ड करते थे, यानी कि अम, अ, जो बैंक इंडियन लोग चलाते थे। कई लोग इंडियन भी थे ना, इंडियन तो कई लोग इंडिया इंडिया में ही देखो बैंक खुल रहे थे, तो इंडियन कई लोग थे। तो इंडियन जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी मिलकर के कई बैंक खोले। तो उसमें से कई बैंक आए इंडियन ओन्ड बैंक, जो अभी भी चल रहे होंगे। आपको नाम देखकर पता चल रहा होगा कि कई सारे बैंक जो उस समय खुले, इंडियन लोगों ने मिलकर के जो बैंक खोले, वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक वॉज इलाहाबाद बैंक। यानी कि जो इंडियन लोगों ने मिल करके जो फर्स्ट बैंक खोला था, वो था इलाहाबाद बैंक। सेट अप इन इलाहाबाद, नाम से पता चल रहा है इलाहाबाद में सेटअप किया गया इन 1865। यानी कि प्रेसिडेंसी बैंक, देखो प्रेसिडेंसी बैंक उतना पावरफुल इसलिए नहीं रहा, वैसे सक्सेसफुल रहा, लेकिन उतना पावरफुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में था, ठीक है। तो इंडियन इंडियन लोगों ने अपने अपनी सुख सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए कई बैंक खोले, ठीक है। तो उसमें से जो फर्स्ट बैंक था, वो था इलाहाबाद बैंक, ठीक है। ये खोला गया 1865 में। और सेकंड था पंजाब नेशनल बैंक। ये सब आपको बताऊंगी, ये दोनों चल रहे हैं, आपको अभी भी कहीं पे भी जाओगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक तो बहुत ही फेमस है। पंजाब नेशनल बैंक वॉज सेटअप इन 1895। और ये कहाँ पर सेटअप किया गया, सबसे पहले लाहौर में। एंड द थर्ड बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 19 1906 इन मुंबई। मुंबई में सेटअप किया गया। अ, जो थर्ड बैंक था कौन सा था पता है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। 1906 में मुंबई में सेटअप किया गया। ऑल दीज बैंक्स और वर फाउंडेड अंडर प्राइवेट ओनरशिप। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है,
इस लाइन का मतलब ये है कि ये बैंक सारे जितने थे प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत थे। तो आपको तो इतना अगर कॉमन सेंस होगा तो ये बात तो पता ही चली होगी कि अगर उस समय ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो तो अंग्रेज़ सरकार तो इन बैंक को मान्यता देगी नहीं, तो ये प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत ही चल रहे थे, या तो आपको पता ही होगा। ये तो आपको मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ये सब प्राइवेट ओनरशिप में थे। मतलब कि कोई एक बंदा मान लो कोई भी हो और उसके पास पैसा बहुत है, तो वो बैंक अपना मतलब कुछ भी है लगाने के लिए है और लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहता है, तो वो बैंक खोल रहा था, लेकिन वो प्राइवेट खोल रहा था, ठीक है। इन बैंकों को कोई मान्यता नहीं थी, ठीक। मान्यता थी लेकिन ये प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत थी, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ये सब बैंक खोले गए। उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कौन लाया, स्वदेशी मूवमेंट लाया महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लाया। और अ, तो जब स्वदेशी मूवमेंट लाया तो उसके बाद फिर एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो और स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, ठीक। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कि एकदम से तेज़ी आ गई, बाढ़ सी आ गई इंडियन ओन्ड बैंक की। मतलब कि इंडियन लोग मिल कर के बैंक अपने खोलने लगे और मतलब कि इंडियन लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए इंडियन लोग मिल कर के कई बैंक खोलने लगे, ठीक है। तो तो ग्रेट जॉइंट स्टॉक बैंक of Indian ownership and many more Indian ownership and many more commercial banks such as Central Bank of India। मतलब कि इसमें से कई बैंक जो थे, मान लो कि 3-4 लोग हैं, उन्होंने मिल कर के खोल लिया, ठीक। तो जॉइंट स्टॉक बैंक हो गए वो सब। कुछ इंडियन ओनरशिप मतलब कि किसी ने अकेले खोल दिया, ठीक है। और कई मतलब ऐसी इसी तरह से कई बैंक जो इंडियन लोगों के थे उन्होंने खोले। तो जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया, बैंक ऑफ बड़ौदा खोला गया, कैनरा बैंक खोला गया, उस वक्त खोला गया, इंडियन बैंक खोला गया, बैंक ऑफ मैसूर खोला गया। और ये सब बैंक 1906 से 1913 के बीच में खुल गए सारे बैंक। और ये क्यों खुल रहे थे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था और उसका बहुत ज़्यादा असर इंडियन लोगों के दिमाग पर पड़ा था। और उनके उनके मन में ये बात आ गई थी कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अपने अपने बैंक खोले। इंडियन लोगों ने अपना बैंक खोलना स्टार्ट करा, ठीक है, जिससे हम लोगों के हितों का ध्यान रख पाए, यानी कि इंडियन लोगों के हितों का ध्यान रख पाए, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आज का सेंट्रल बैंक, आज का बैंक का सभी बैंकों का बाप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी इंडियन ओन्ड बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक थे या फिर कोई भी बैंक थे, उतने अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। और ये और इन बैंकों ये बैंक कोई लाभ नहीं दे पाए, किसानों को नहीं लाभ दे पाए और कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे किसानों को लाभ हो ज़्यादातर। और इतना इतना अधिक मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, इंडियन लोगों को उतना उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था जितना उन्हें ज़रूरत थी। तो इसलिए रिज़र्व बैंक इंडिया खोला गया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। और इसका मेन मेन कारण यही था कि एग्रीकल्चर में ये लोग, पिछले जो बैंक मैंने आपको बताए वो सब एग्रीकल्चर में उतना अधिक वो नहीं कर पाए और क्या कहते हैं, और मतलब कि आगे अपने आप को नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव मतलब कि सिफारिश किसने की, हिल्टन यंग कमीशन ने सबसे पहले 1926 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सेटअप के लिए सिफारिश की, ठीक है, कि हमें एक ऐसा बैंक चाहिए कि जो इंडियन के हितों का ध्यान रख पाए, ठीक है।
तो हिल्टन यंग कमीशन ने सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सिफारिश की, ठीक है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ टू मैनेज एंड ग्रोन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये तो हमको पता ही है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और ये सारी फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करता है इंडिया के, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज कर रहा है और और इसका लेकिन एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1934 इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। 1934 इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनाया गया, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज जो किया गया वो कब किया गया? 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि वो 1934 में आया, लेकिन जब स्टेबलाइज्ड हुआ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तो 1935 में स्टेबलाइज्ड हुआ, इंडिया में आया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं।